बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हम माय फाइनेंशियल कैरियर के एक्सरसाइज देखेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस थ्रो ऑन लीकॉक स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड द बैंक लुक टिमिडली राउंड एंड शेम्बर्ड। अब देखें, जो हमने पहला पैसेज पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में, उसमें लुक टिमिडली राउंड का मतलब यही था कि उसने इर्द गिर्द जब देखा है तो घबराहट के आलम में देखा, और शम्बल्ड का मतलब भी स्टम्बल होता है, स्टम्बल्ड इन। ये दोनों फ्रेजेस हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने बताना है कि राइटर की जहनी हालत क्या है जब वो बैंक में दाखिल हुआ है। तो ये दोनों ही फ्रेजेस जो हैं बता रहे हैं कि वो ही वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, ही वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, अननर्व्ड, और नर्वसनेस की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से ही शैम्बल्ड इन मतलब लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ है बैंक में। आपने पढ़ा था, उस राइटर ने आपको बताया था कि वो बैंक के अंदर मौजूद हर चीज़ से उसको घबराहट होती थी, तो ये उसकी नर्वसनेस जो है उसको जाहिर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। और लीकॉक के बारे में मैनेजर ने ये क्यों सोचा कि इसके पास कोई बड़ा सा राज है, कोई खौफनाक किस्म का राज है। वो देखें, जब वो अकाउंटेंट से मिला था मैनेजर से मिलने के लिए तो उस वक्त भी, और जब वो मैनेजर से मिला है तो उसको भी कहता है कि आई वांट टू सी यू अलोन। अलोन का जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, एंड ही ड्यू टू हिज कन्फ्यूजन ही डिड नॉट नो वाई ही वॉज यूजिंग द वर्ड अलोन। उसे ये भी अंदाज़ा नहीं है अपनी कन्फ्यूजन की वजह से कि वो अलोन का लफ्ज़ जो है वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है बार बार। और अलोन का जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो जाहिर है मैनेजर के ज़हन में यही ख्याल आता है कि शायद उसके पास कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का राज है, कोई खौफनाक किस्म का राज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टूवर्ड्स लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक। और मैनेजर जो है उसका क्या एटीट्यूड था राइटर की तरफ जब उसे पता चला कि वो सिर्फ $56 जमा कराना चाहता है। ऑब्वियसली जब उसे ये अंदाज़ा हुआ कि राइटर के पास कोई सीक्रेट भी नहीं है ऑफुल किस्म का, और कोई और बात भी नहीं है, और वो फिर उससे अलोन ही मिलना चाहता है, तो उसने फिर यही अंदाज़ा लगाया कि शायद वो ही वॉज़ अ मिलियनियर। और इसमें 2 वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए थे, रॉथशाइल्ड और यंग बैरन ऑफ रॉथशाइल्ड, और दूसरा उन्होंने कहा था कि यंग गोल्ड, मतलब ये कैपिटलिस्ट था अमेरिकन, और वो दूसरा ब्रिटिश बहुत बड़ा बैरन। तो मतलब उसको यही था कि शायद वो बहुत बड़ा जो है वो अकाउंट खुलवाएगा। लेकिन जब उसने कहा कि $56 इस मंथ में और नेक्स्ट हर मंथ वो $50 जमा कराएगा, तो मैनेजर जो है उसने उसके साथ हार्श ही होना था। तो यू कैन वेल इमेजिन दैट ही बिकेम कोल्ड एंड हार्श। वो जाहिर है राइटर के साथ बड़ा कोल्डली और हार्शली पेश आया, और उसने लाउडर अपने अकाउंटेंट को कॉल किया और कहा कि आप इसका अकाउंट खोलें, ये राइटर जो है आपके पास $56 जमा करवाना चाहता है। और इतना लाउडर बताने का मकसद भी यही था कि वो राइटर को इंसल्ट उसकी करना चाह रहा था, यानी अपना रवैया जो है उसका खुद ब खुद हार्श और कोल्ड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिट आफ्टर लिविंग द मैनेजर्स ऑफिस। मैनेजर के ऑफिस से निकलने के बाद लीकॉक ने क्या जो है किस तरह की ब्लंडर्स जो हैं वो कमिट किए हैं, क्या गलतियां उसने की हैं। आपने देखा कि वो एक सेफ़ में चला गया, और फिर दूसरा उसने क्या किया, वो जो उसने अपनी अमाउंट थी, अपने जो डॉलर्स थे, नोट जो थे उसके, तो वो उसने उनको बहुत मजबूती से क्लच किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, और वो उसने जो उसको गड़मट करके या उसको एक बॉल सी बनाई हुई थी, तो उसने वो बॉल जो है ही पुश दैट बॉल टू द अकाउंटेंट। उसने इस तरह से उछाली थी उस बॉल को इन अ कन्वल्सिव मूवमेंट, ये ख़ास तौर पर आपने पढ़ा था, और वॉलेंटली उसने वो फेंकी थी बॉल किसकी तरफ, अकाउंटेंट की तरफ। और उस पर जब उसको चेकबुक उसको लिखने का तरीका बताया गया, और जब उसको याद आया कि उसने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए उसे कुछ रकम चाहिए थी और वो निकलवानी थी, तो वो उसने 56 लिख दिया चेक पे बजाय के 6 लिखने के। तो ये सारी मिस्टेक्स जो थी वो उसने बाहर आने के बाद की थी मैनेजर के कमरे से। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी। अब जब उसे बैंक में इतना बुरा तजर्बा हुआ है, तो अब लीकॉक जो है वो अपनी रकम के साथ क्या करता था। तो आपने पढ़ा था कि अब वो अपनी करेंसी जो प्रेजेंट यूज़ के लिए थी वो अपने ट्राउज़र्स पॉकेट में रखता था, और जो अपनी सेविंग्स थी वो उसने सिल्वर डॉलर्स की फॉर्म में उसने एक सॉक में, एक जुराब में उसने रखना शुरू कर दी थी।
और क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट है, गिव एज मैनी एग्जांपल्स एज यू कैन टू शो दैट ली कॉक वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक दैट एट द टाइम ही वाज देयर। और आपसे पूछा जा रहा है कि ली कॉक जो है उसके बारे में आपने कुछ एग्जांपल्स देनी है कि जितनी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं दें। किस चीज़ के बारे में कि राइटर जो है बैंक में जाकर कंफ्यूज हो गया था। वो आपने पढ़ा था कि उसने खुद राइटर ने इजहार किया था इस बात का कि उसने वो अपनी बैंक में जब वो एंटर होता है तो वो हर तरह से वो हर चीज़ जो है वो उसको कंफ्यूज करती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको कंफ्यूज करती हैं, वो चाहे वो बैंक का अंदर का मंज़र है, चाहे वो बैंक के अंदर वो जो विकेट्स यानी जो जितनी भी मेज़ें थीं या जितने भी क्लर्क्स की जो टेबल्स थे वो उनको देखकर और मनी को देखकर और मतलब जो रकम अंदर बैंक में होने वाले हैं हर चीज़ उसको कंफ्यूज करती थी, नर्वस करती थी। और वो बहुत मिस्टीरियस लगता है और बहुत स्ट्रेंज खुद को फील करता है और फिर गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है। कभी वो सेफ़ में एंटर हो जाता है, मैनेजर से मिलने जाता है तो अलोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, और जब कोई अमाउंट लिखने चाहता है, चेक लिखना चाहता है तो चेक लिखते वक्त वो मिस्टेक करता है। और इसी तरह से आप देखें कि ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये बता रही होती हैं कि वो कितना कंफ्यूज था बैंक के अंदर जाने से। बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद है आप लोग साथ साथ इसके सेकंड सेट ऑफ ईडियम्स कर रहे होंगे तैयार, क्योंकि आगे हमने फिर अपने एसेस भी तैयार करने हैं। और आपको पता है इस बार एसेस का भी आपके ऊपर काफ़ी काम है, वो भी आपने करना है। तो अब हमारा अगला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 8, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस है, और चाइना का जो तरक्की का रास्ता है वो आपसे इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है। आपको पता है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसकी आबादी है, और बड़े अरसे तक ये निगलेक्टेड रहा, और इसको दुनिया ने और ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझी जाती है, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। तो इसमें जो इसका राइटर है गैलीजियो सेंटिनी, उसने बड़ी डिटेल से आपको बताया है कि चाइना जो है उसने किस तरह से अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को किस तरह से उसने संभाला और किस तरह से उसने इसको तरक्की की राह पे डाला। और इसमें सिर्फ एक तरक्की नहीं है कि अगर बेसिकली अगर चाइना जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक ज़रूरी मुल्क है, तो आप देखें, लेकिन उसकी सनत भी देखें कि आप उसकी इंडस्ट्री भी देखें, आप उसका जो इकनॉमिक सिस्टम है वो भी देखें। ये सारी चीज़ें उसने बड़ी डिटेल से इसमें बयान की हैं। तो काफ़ी टफ़ इसकी वोकैबुलरी है, और आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेंथी भी है पिछले चैप्टर्स की निस्बत। तो आप ये देखें कि वो आपसे इसमें बता रहा है कि एक तो उनकी क़यादत जो है, माओ ज़ेडुंग का नाम आपने सुना होगा, उसकी क़यादत में जो चाइना ने ज़बरदस्त किस्म की तरक्की की है, तो दुनिया ऑटोमेटिकली पहले 20-22 सालों तक चाइना को इग्नोर करने के बाद बिल आखिर वो इसको बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुए और इसकी तरफ उनकी तवज्जो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो गई। तो 1949 में असल में चाइना जो है वो आज़ाद हुआ था, और जैसा कि हर मुल्क जब कोई नया मुल्क बनता है तो हर मुल्क में बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो चाइना को भी बहुत सारे मसाइल का सामना था, जिनमें आपको पता है कि जब कोई नया मुल्क बनता है, जैसे आपने पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ा कि जब पाकिस्तान इब्तिदा में उसको कितने सारे मसाइल का सामना था। लाइक वाइज द केस विद चाइना। तो चाइना में जो ज़ाहिर है इतनी पॉपुलेशन है, तो उनके लिए उनकी खुराक, फूड की जो डेफिशिएंसी थी, खुराक की जो कमी थी, उसको पूरा करना, जैसे ग्रोथ के लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी होती है। फिर आप देखें इकोनॉमी और जो आपकी इनकम है और जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनके दरमियान में जब आपका जो अनबैलेंस होता है, वो ये सारी चीज़ें, और फिर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो पूरी दुनिया का मसला है इस वक्त, ये सारी चीज़ें जो हैं
चाइना ने अपनी बहुत सख्त मेहनत के साथ जो है इन सारे मसाइल पर काबू पाया। तो इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बाकी मगरबी दुनिया से काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ वो इंसानों को भी बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, और उनके नज़दीक के इंसान जो हैं वो मशीनों से ज़्यादा अहम हैं। और चाइना के लोग आप देख लें, बहुत सिंपल उनका लाइफस्टाइल होता है, कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं होती। आप देखें कि उनके यहाँ जो है वो साइकिल्स जो हैं वो कॉमन हैं, उनकी मशीनरी जो है, और वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है रूल कर रही है। असल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उसको फ़ाइंड आउट कर लिया है, और वो फ़ाइंड आउट उन्होंने क्या किया है, उनकी फ़ाइंडिंग्स क्या हैं, वो ये हैं कि इज्तमाही तरक्की के लिए उन्होंने काम करना है, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना है, कोऑपरेट करना है। उनके यहाँ मतलब एक इंडिविजुअल को जो सहूलत जो उसकी जो लाइफ है उसकी निस्बत जो उनकी कलेक्टिव लाइफ है, यानी इज्तिमाई ज़िंदगी को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने मुल्क की तरक्की को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं बनिस्बत किसी एक इंडिविजुअल की तरक्की के। अब ये चाइना जो है बेसिकली जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि देहातों में सिर्फ यही एग्रीकल्चर ही है। उन्होंने वहाँ के लोगों को अपने उन लोगों को एग्रीकल्चरल सिस्टम के साथ साथ उन्हीं गाँव और देहातों में इंडस्ट्रियाँ भी लगा दी हैं, छोटी छोटी सी सनतें लगा दी हैं, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो मूव ना करें। जैसे हमारे यहाँ लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में या और किसी दूसरी सहूलियात की वजह से वो शहरों में जैसे मुंतकिल हो जाते हैं, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। उन्होंने अपने देहातों में, अपने गाँव में, विलेज लाइफ में ही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ और इन सब चीज़ों की सहूलत जो है वहाँ प्रोवाइड कर दी है, ताकि लोग जो हैं वो अपना बुनियादी काम जो है, जो कि एग्रीकल्चर होता है, वो छोड़कर शहरों का रुख ना करें। यानी अगर उनको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सहूलतें जो हैं उनके अपने इलाके में दे दी जाती हैं, तो फिर मतलब इन्हीं सहूलतों के लिए लोग जो हैं वो शहरों की तरफ मूव करते हैं। तो चूँकि ये मसाइल उनके वहीं पे हल हो जाते हैं, लिहाजा उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी विज़डम के साथ इस मामले को भी उन्होंने सॉल्व किया। और इस तरह उनकी आबादियाँ जो हैं वो भी अनबैलेंस नहीं होती कि गाँव की आबादी कम हो गई और शहरों की ज़्यादा हो गई, और शहरों पे फिर ओवरबर्डन हो जाता है, तो फिर सारी चीज़ें नाखालिस मिलने लगती हैं। इनका जो माओज़े तंग है, जो इनका सबसे बड़ा आप समझ लें कि इनका जो लीडर है, तो उसने लोगों को अपनी क़ुव्वत बाज़ू पर इन्हसार करना सिखाया, और उसने उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाया। अच्छा, इनके स्टूडेंट्स के हवाले से भी इसमें बात की गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, सारी मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों से सारे बाखबर रहते हैं। फिर चाइनीज़ जो वीमेन हैं उनके हवाले से भी इसने बात की है, उनको क्या क्या सहूलियात मैसर होती हैं, जॉब्स उनकी कैसे है, कब उनकी रिटायरमेंट होती है, जो आम वर्कर्स होते हैं उनकी क्या, और उनको बीमारी में क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं। पहले 6 माह तक जो कोई अगर शख्स बीमार हो जाता है, अगर काम पे नहीं जा रहा, तो उसको पहले 6 माह तक मुकम्मल उसको तनख्वाह दी जाती है, लेकिन फिर उसको अगले जो उसके बाद जो है, मतलब उसका अगला अगर टाइम आता है, यानी टाइम से मुराद ये है कि पहले 6 माह के बाद भी उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो उसको 60% जो है उसकी सैलरी का दिया जाता है। और अगर खुदा न खास्ता मामला ज़्यादा ख़राब है तो उसको उसकी कंपनी जो है वो डायरेक्ट हेल्प करती है। इसके अलावा भी वो बता रहे हैं कि वो जो रिटायरमेंट के बाद सारा जो वर्कर्स होते हैं उनको 50 to 70% जो है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। इनके अलावा उनके कोई बड़े हेल्पफुल उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। इसके अलावा जो उनके क्योंकि जो एक फ़ैमिली होती है, उस फैमिली में एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो एक से ज़्यादा उनके सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। और उनकी हफ़्ते में एक छुट्टी होती है। हफ़्ते में एक छुट्टी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ संडे को हो, मतलब रोटेट करती रहती है। इसके अलावा भी आप ये देखें कि उनकी
जो छुट्टियां होती हैं वो साल में उनकी सिर्फ दो उनकी जो कौमी छुट्टियां होती हैं वो होती हैं 1 मई और 1 अक्टूबर को। और इनके 26 जो हैं चाइना के वो प्रोविंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें उनकी आबादी 1 अरब से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद चाइना जो है वो उस बढ़ती हुई आबादी उसके लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि उन्होंने लोगों की इम्पोर्टेंस को समझ लिया है और उसी के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं और आसानियाँ देते हैं। ठीक है बच्चों, आज मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली आपको बताया। इंशाल्लाह इस कल से हम अपना चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे और आपने नेक्स्ट 5 ईडियम्स अपने तैयार करने हैं। अल्लाह हाफिज़।